बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं जाकिर खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जी एकेडमी। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था अबाउट द किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स के बेसिकली दो लॉज या दो रूल जो उन्होंने डिस्कस किए थे। पहला हमारे पास किरचॉफ्स करंट लॉ है, दूसरा हमारे पास किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर उसको भी विजिट कीजिएगा ताकि आपको शुरू से लेकर आखिर तक सारी कहानी समझ में आए कि किरचॉफ कौन था और उसने ये दोनों लॉज क्यों पेश किए थे। तो बात चल रही थी 1845 से जर्मनी के अंदर हमारे पास एक साइंटिस्ट है, एक फिजिस्ट है, रॉबर्ट किरचॉफ्स, जो बर्लिन के अंदर पैदा हुआ है। और उसने ओहम्स के कानून को आगे बढ़ाते हुए जब किसी भी सर्किट के अंदर मल्टीपल्स हमारे पास रेजिस्टर्स हम यूज करते हैं और वो सर्किट पैरेलल भी होता है और वो सीरीज में भी लगा होता है, यानी एक कॉम्प्लेक्स किस्म का सर्किट हमारे पास बनता है, तो ओहम लॉ एप्लीकेबल है अबाउट द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स। हम कॉम्प्लेक्स सर्किट के ऊपर ओहम लॉ को भी इस्तेमाल करते हुए करंट वोल्टेज निकाल सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। बनिस्बत उसके किरचॉफ ने एक आसान सा कॉन्सेप्ट दिया, एक आसान सा रूल बनाया कि अगर हमारे पास करंट सर्किट में करंट के लिए आप ये रूल अप्लाई करें तो आप टोटल करंट ऑफ द सर्किट निकाल सकते हैं, चाहे वो किसी भी किस्म का कॉम्प्लेक्स सर्किट हो। दूसरा रूल जो उसने बनाया है वो है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, यानी एक ही लॉ के दो पार्ट्स है। पहला हमारे पास है किरचॉफ्स करंट लॉ, जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को भी विजिट कीजिएगा ताकि आपको शुरू से लेकर आखिर तक पूरी कहानी समझ में आए। तो किरचॉफ ने कहा कि वोल्टेज जो है सर्किट के अंदर, उसके लिए जो लॉ उसने पेश किया वो हमारे पास किरचॉफ वोल्टेज लॉ या सेकंड पार्ट ऑफ द किरचॉफ्स लॉ भी इसको हम कहते हैं। इस लॉ को के बारे में हम कहते हैं कि इट इज द लूप रूल लॉ। इसी लॉ के बारे में हम ये भी कहते हैं कि इट इज अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ। ठीक है जी, कि ये हमारे पास एनर्जी की कंजर्वेशन के बारे में बात करता है। यही लॉ हमारे पास एक लूप के अंदर अप्लाई होती है, इसलिए इसको हम लूप लॉ भी कहते हैं। ठीक है जी, और वोल्टेज लॉ भी इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, इसके 3-4 नाम हैं, जिस नाम से भी आपके सामने पेपर में आया तो आप समझ जाए कि ये किरचॉफ सेकंड लॉ की बात ही हो रही है। ठीक है, किरचॉफ अपने इस लॉ के अंदर कहता है द सम ऑफ, किरचॉफ कहता है कि किसी भी क्लोज सर्किट में से, ठीक है, देखें एक हमारे पास होता है ओपन सर्किट, एक हमारे पास होता है क्लोज सर्किट। अगर हमने ये एक रेजिस्टर लगाई हुआ है सर्किट के अंदर और इसको हमने एक्सटर्नल बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है, ठीक है जी, और इस सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा है, तो इसको क्लोज सर्किट कहते हैं, यानी बंद सर्किट। असल में बंदा ये समझता है कि क्लोज सर्किट वो सर्किट है जिसमें से करंट फ्लो नहीं करता ना, ठीक है, लेकिन क्लोज सर्किट का मतलब ये होता है कि ये चारों तरफ से क्या होता है, क्लोज होता है और इसमें से सर्किट फ्लो कर रहा होता है। दूसरा हमारे पास होता है ओपन सर्किट ना। ओपन सर्किट ऐसा सर्किट होता है जो यहां से क्या होता है, ओपन होता है। ठीक है जी, यानी वो ऑफ सर्किट होता है, वो सर्किट जिसमें से करंट फ्लो नहीं करता उसको हम ओपन सर्किट कहते हैं, और वो सर्किट जिसमें से करंट फ्लो कर रहा होता है उसको क्लोज सर्किट कहते हैं। आपने बल्ब का बटन या स्विच ऑफ कर दिया, बल्ब बंद हो गया, तो ये ओपन सर्किट बन गया है। उसी बल्ब को आप दोबारा ऑन करते हैं तो जब वो सर्किट कंप्लीट होता है, बल्ब ऑन हो जाता है, तो इसको हम क्लोज सर्किट कहते हैं। ठीक है, तो किरचॉफ का मतलब है, किरचॉफ जो बात हमें यहां पर बता रहा है वो कहता है कि हमारे पास क्या है, ये एक क्लोज सर्किट है, यानी ऐसा सर्किट है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, जब क्लोज सर्किट होता है इसी को हम लूप भी कहते हैं, ये लूप की शक्ल में पाया जाता है। एक लूप होता है, कंप्लीट सर्किट होता है। इसी वजह से किरचॉफ ने कहा किसी भी क्लोज सर्किट में से या किसी भी लूप में से जो पोटेंशियल चेंज होता है, ठीक है जी, जो पोटेंशियल चेंज या अल्फाज दीगर आप उसको एनर्जी चेंजेस भी कह सकते हैं। ठीक है जी, जो लूप में से करंट चेंज हो रहा, सॉरी वोल्टेज चेंज हो रहा है, पोटेंशियल चेंज हो रहा है या एनर्जी चेंज हो रही है, वो हमारे पास
क्या होता है जी, उसको अगर आप ऐड करें, जमा करें, तो वो हमारे पास 0 के बराबर आता है। उसका सम अप जो है, आप उसका जो टोटल निकालेंगे वो हमारे पास 0 आएगा। ठीक है, क्या मतलब हुआ? आप इसका हरगिज मतलब ये ना समझें कि किसी भी सर्किट में से एनर्जी का लॉस होता ही नहीं है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसका ये मतलब नहीं है कि किसी भी सर्किट को, हाँ, आप उसमें से बल्ब लगाए हुए हैं, आपने इस्त्री लगाई हुई है, वॉशिंग मशीन चल रहा है, सारी चीजें काम कर रही है, लेकिन हम कहते हैं कि इट इज अ क्लोज सर्किट। ये तो क्लोज सर्किट है क्योंकि बल्ब भी ऑन है, ठीक है, इस्त्री भी चल रही है, इट्स अ क्लोज सर्किट। तो हम कहते हैं कि द सम ऑफ द एनर्जी चेंज और सम ऑफ द एनर्जी लॉस आर चेंज इन द पोटेंशियल इनटू द क्लोज सर्किट इज 0। तो हम कहें इस वजह से तो एनर्जी जाया हो ही नहीं रही। इसका ये मतलब नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि जितना सर्किट में से एनर्जी गेन होती है उतनी ही एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है जी, एनर्जी कहीं पर खत्म नहीं होती, एनर्जी का कहीं पर वजूद जाया नहीं होता, बल्कि क्या होता है, वो एनर्जी किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन हमारे पास सर्किट में से चलते हुए अभी हम देखेंगे कुछ एनर्जी हमें मिल रही होगी। ठीक है जी, जितनी एनर्जी हमें मिलेगी उतनी एनर्जी आगे डिसिपेट होगी, उतनी एनर्जी आगे जो है वो कंज्यूम होगी, जो बच जाएगी वो दोबारा हमारे पास बैटरी के अंदर आ जाएगी, दोबारा सोर्स के अंदर आ जाएगी। ठीक है जी, समझ आए मैं बात? यानी ये नहीं है कि सर्किट में से एनर्जी का लॉस नहीं होता, लॉस होता है, खर्च होती है लाजमी तौर पर एनर्जी। ठीक है जी, लेकिन टोटल सम ऑफ द एनर्जी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, क्योंकि 0 इसलिए है, मिसाल के तौर पर आप इसे समझे कि आपने 5 जूल की एनर्जी ली, ठीक है जी, और वही 5 जूल की एनर्जी आपने खर्च भी की, तो इसका सम आपके पास कितना आया? 0 आया ना। आपने एनर्जी ली और उसको खर्च किया ना, तो जितनी एनर्जी आप लेंगे उतनी ही एनर्जी आप सर्किट में डिसिपेट भी करेंगे। लूप रूल के ऊपर लेट अस सपोज मेरे पास ये एक क्लोज सर्किट है ना, ये मेरे पास एक क्लोज सर्किट है। इस सर्किट के अंदर ये एक बैटरी लगी हुई है, इसका EMF 1 है, ये आगे एक रेजिस्टर लगा हुआ है, ये हमारे पास R1 है, ये दूसरी बैटरी लगी हुई है, ये E2 है, और ये दूसरा रेजिस्टर लगा हुआ है जो कि R2 है। ठीक है, मैं यहां पर कहता हूं ये मेरे पास पॉइंट A है, ये मेरे पास पॉइंट B है, ये कोना C है, ये हमारे पास D है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, जो मेरे पास यहां पर लूप बन रहा है वो लूप मेरे पास क्या है जी? लूप A B C D एंड A। ठीक है, यानी यहां से करंट स्टार्ट होता है, इट इज अ डायरेक्शन ऑफ करंट, इट इज अ डायरेक्शन ऑफ करंट, और दोबारा अगर यहां पर रुक जाता है। ठीक है, करंट के हम लेट अस सपोज कर लेते हैं कि ये A से स्टार्ट होता है, आप B से कर लें, आप C से कर लें, आप D से कर लें, इट डजंट मैटर। ठीक है जी, लेकिन मैं A से यहां पर इसलिए ले रहा हूं ना कि मैं यहां पर कहता हूं कि हमारे पास जो EMF ऑफ द फर्स्ट बैटरी है इट इज ग्रेट जी। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास यहां पर मैंने कहा कि भाई इसका वोल्टेज या EMF ज्यादा है, इसका कम है। ठीक है जी, मैं बड़ी बैटरी से चलता हूं, आप इसको बड़ा ले ले, इसको छोटा ले ले, इट डजंट मैटर। ठीक है जी, कोई मसला नहीं है, ये आपके करंट की बहने की डायरेक्शन है। ठीक है जी, लेकिन करंट की बहने की जो डायरेक्शन होगी हमारे पास इस सर्किट के अंदर, वो हमारे पास कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है जी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी आप ये समझे कि ये प्लस से माइनस की तरफ करंट बह रहा है, और इट इज अ डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ये मेरे पास है करंट के बहने की डायरेक्शन, और ये मेरे पास है कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है। ठीक है, अब यहां पर किरचॉफ्स रूल जो है, किरचॉफ्स के जितना कानून है, वो हम यहां पर अप्लाई भी करते हैं और उसको यहां पर समझते भी हैं। ठीक है जी, तो वो कहता है कि एनर्जी जो चेंज होगी दैट्स विल बी द 0। ठीक है, एनर्जी के बारे में हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि हमारे पास जो वोल्टेज होता है ये बराबर होता है W डिवाइड बाय Q। ठीक है जी, जितना हम किसी भी चार्ज को लेकर सर्किट में से फ्लो करवाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में से उसको खींचकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर आते हैं, तो जितना हम वर्क डन चार्ज के ऊपर करते हैं तो वो एनर्जी की फॉर्म में उसमें स्टोर हो जाता है, और जितना उसमें पोटेंशियल का फर्क आता है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कहते हैं, और उसको हम V से डिनोट करते हैं। अगर यहां से आप एनर्जी को निकालेंगे, ये W भी हमारे पास क्या है? एक एनर्जी है, तो W हमारे पास बराबर हो जाएगा V डेल्टा Q। ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। डियर स्टूडेंट्स, ये वो एनर्जी है जो इस सर्किट में कंज्यूम हो रही है। ठीक है, जो इस सर्किट में इस्तेमाल हो रही है, उस एनर्जी के मालूम करने का हमारे पास ये फार्मूला होता है। ठीक है जी, अब हम यहां से टॉट लेते हैं कि यहां से हमारे पास जो चार्जेस है वो फ्लो होना शुरू हो जाते हैं या हम मूव करते हैं, तो जब वो इस बैटरी को पहुंचेंगे तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ,
ठीक है जी। जो हमारे पास एनर्जी का डिसिपेशन है, यहां पर जब पहुंचता है चार्ज बैटरी को, तो इट्स मूविंग फ्रॉम माइनस टू प्लस, ठीक है जी। यानी ये माइनस से प्लस की तरफ फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मूव करेगा। तो जब हमारे पास चार्ज लो पोटेंशियल से हाई की तरफ मूव करेगा तो वो एनर्जी को गेन करेगा, ठीक है जी। उसके पास एनर्जी आना शुरू हो जाएगी। तो दिस एनर्जी विल बी कैलकुलेटेड इन पॉजिटिव। इसको हम पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे और पॉजिटिव साइन हमें क्या शो करके बताएगा कि इसकी जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास एनर्जी एट E1, ठीक है जी। E1 के ऊपर जो मेरे पास एनर्जी होगी वो मेरे पास होगी W1 एंड इट इज इक्वल टू V डेल्टा Q, ठीक है। और इसका जो वोल्टेज होता है बैटरी का इंटरनल वोल्टेज, उसको हम EMF कहते हैं, ठीक है जी। और उसको हम E से डिनोट करते हैं। लिहाजा यहां पर मैं लिखूंगा W1 इज इक्वल टू EMF ऑफ द फर्स्ट बैटरी एंड डेल्टा Q अपनी जगह पर आ जाएगा एंड इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इस बैटरी के अंदर जो एनर्जी का डिसिपेशन है, एनर्जी का इस्तेमाल है, वो प्लस साइन के साथ है। इट मींस कि चार्ज ने यहां से गुजरते हुए एनर्जी को गेन किया और आगे सर्किट में मजीद फ्लो करना शुरू कर देगा, ठीक है जी। ये चार्ज जब इस बैटरी से आगे निकलेगा तो इसके पास काफी सारी एनर्जी इसने गेन करके ली होगी और इस सर्किट में आगे फ्लो कर रहा होगा, ठीक है जी। जब यही चार्ज हमारे पास R1 के करीब पहुंचेगा तो यहां पर जो एनर्जी का डिसिपेशन होगा, सॉरी उसके मैं W2 से डिनोट करता हूं। तो W2 जो मेरे पास होगा, ये रेजिस्टर है और रेजिस्टर के पास जब भी हमारे पास चार्जेस पहुंचेंगे तो वहां पर एनर्जी का कंजम्पशन होता है, वहां पर एनर्जी लाजमी तौर पर खर्च होती है, ठीक है जी। जिस किस्म का भी रेजिस्टर आप सर्किट में यूज करेंगे, तो जहां पर एनर्जी यूज होगी, जहां पर एनर्जी की मिकदार में कमी आएगी, पोटेंशियल कम होगा, तो उसको हम नेगेटिव साइन से शो करेंगे। ये किरचॉफ का रूल है, ठीक है। तो यहां पर जब हम पहुंचेंगे तो हमारे पास एनर्जी होगी माइनस। माइनस का साइन क्यों लगा? क्योंकि ये रेजिस्टर है, ठीक है जी। और हमारे पास आएगा क्या? V2 डेल्टा Q, ठीक है जी। इट इज द वोल्टेज ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ द सर्किट। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ V इक्वल टू किसके बराबर होता है? IR के। तो W2 हमारे पास बराबर हो जाएगा I2 R2 डेल्टा Q कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगा, ठीक हो गया। सिमिलरली जब हम आगे मजीद बढ़ेंगे तो आगे हमारे पास क्या है? नेक्स्ट बैटरी है, ठीक है जी। और उस बैटरी का हमारे पास जो EMF है उसको हमने E2 से डिनोट किया हुआ है जी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास वो एनर्जी है जो पहुंचती है या जो चेंज होगी हमारे पास E2 बैटरी के ऊपर, ठीक है जी। तो यहां पर जो एनर्जी का चेंज है आप देख लें कि ये करंट जब पहुंचेगा तो ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पहले पहुंचेगा और उसके नेगेटिव टर्मिनल तक जाएगा। मतलब क्या हुआ कि हाई पोटेंशियल से लो की तरफ फ्लो करना शुरू करेगा थ्रू द बैटरी, ठीक है जी, थ्रू द EMF सोर्स। तो वहां से जब ये गुजरेगा तो इट मींस कि वहां पर भी एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है जी। वहां पर भी एनर्जी हमारे पास रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि चार्जेस हाई पोटेंशियल से लो की तरफ बहें। किरचॉफ के रूल के मुताबिक यहां पर जो हमारे पास एनर्जी है वो भी नेगेटिव के साइन के साथ हम शो करेंगे। तो हमारे पास नेगेटिव और एनर्जी हमारे पास आ जाएगी V डेल्टा Q, ठीक है जी। और V हमारे पास यहां पर हम लिख सकते हैं कि ये बराबर हो जाएगा EMF नंबर 2 एंड डेल्टा Q कॉल्ड इक्वेशन नंबर 4, ठीक है जी। और यहां से बहते हुए ये एनर्जी, ये चार्जेस हमारे पास जब रेजिस्टेंस 2 के ऊपर पहुंचेंगे तो यहां पर एनर्जी का डिसिपेशन जो है हमारे पास डेट्स विल बी इक्वल टू W4, ठीक है जी। और ये हमारे पास बराबर हो जाएगा क्योंकि ये भी हमारे पास एक रेजिस्टर है, तो रेजिस्टर को जब पहुंचेगी तो लाजमी तौर पर एनर्जी का खर्च ही होगा यहां पर भी। तो ये नेगेटिव साइन के साथ, और हमारे पास क्या आ जाएगा जी? V डेल्टा Q और W4 इज इक्वल टू माइनस, और V हमारे पास बराबर है I4 R4 डेल्टा Q कॉल्ड इक्वेशन नंबर 5, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने चारों चीजों के अंदर, इसके अंदर भी एनर्जी देखी, इसके अंदर भी एनर्जी देखी, यहां पर भी एनर्जी और यहां पर भी एनर्जी हमने देखी। अब अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स कहता है कि पूरे लूप में से जो एनर्जी का डिसिपेशन होगा, जो एनर्जी का चेंज होगा, वो हमारे पास उसका सम जो है वो बराबर होगा 0 के, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रूल हम चलते हैं, देख लें जरा। सम ऑफ द ऑल पोटेंशियल चेंजेस थ्रू अ क्लोज सर्किट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रूल यहां पर देख लें जरा, हमारे पास सम ऑफ द ऑल एनर्जी W1 W2 W3 प्लस W4 इज इक्वल टू 0,
ठीक है जी। चेंज इन एनर्जी 1, 2, 3 एंड 4, जितना भी एनर्जी का चेंज आया है ये हमारे पास किस चीज के बराबर होगा, क्लोज लूप के अंदर, क्लोज सर्किट के अंदर बराबर होगा 0 के। आप वैल्यूज को पुट करते जाएंगे जरा। यहां पर हमारे पास आ जाएगा डेल्टा क्यू प्लस, यहां पर हमारे पास है, सॉरी ये माइनस का साइन इसके साथ होगा ना, माइनस एंड माइनस, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा जी माइनस I2 R2 डेल्टा क्यू प्लस, यहां पर हमारे पास है माइनस EMF2 डेल्टा क्यू एंड प्लस यहां पर हमारे पास आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ I4 R4 डेल्टा क्यू एंड R इक्वल टू 0। जितना भी समेशन ऑफ द एनर्जी चेंज है इस पूरे सर्किट के अंदर वो हमारे पास बराबर है 0 के। आपको इस पूरे इक्वेशन के अंदर एक चीज कॉमन नजर आ रही है, डेट इज द डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू को आप बाहर कॉमन ले लें, ठीक है। हमारे पास अंदर आ जाएगा E1 माइनस I2 R2 माइनस E2 माइनस I4 R4 इज इक्वल टू 0। हमारे पास आ जाएगा E1 माइनस I2 R2 माइनस E2 माइनस I4 R4 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय डेल्टा क्यू, ठीक है। यहां पर सर मैथमेटिक्स रूल पर सुन ले जरा कि अगर हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 0 हो, ठीक है जी, यानी कोई चीज 0 के ऊपर डिवाइड हो रहा हो तो उसका जवाब हमारे पास हमेशा आता है इन्फिनिटी, क्योंकि किसी भी चीज के 0 टुकड़े आप नहीं कर सकते। कम से कम जो डिवीजन पॉसिबल है, कम से कम जो टुकड़े आप कर सकते हैं किसी भी चीज के, वो 1 पीस है, ठीक है जी। 1 से कम हमारे मैथ्स के अंदर उसका कोई भी कंसेप्ट या कोई भी जो वजूद है वो नहीं है, ठीक है। फिर उसके लिए मैथ कहता है कि ये उस पहाड़ से उस तरफ की बात है, ये मेरी समझ से बाहर है, ये हमारे पास इन्फिनिटी है। और अगर हमारे पास 0 डिवाइड बाय 1 हो जाएगा तो इसका जवाब हमारे पास 0 के बराबर आता है। तो 0 डिवाइड बाय डेल्टा क्यू डेफिनेटली ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज के अंदर, 0 के अंदर। E1 माइनस I2 R2 माइनस E2 माइनस I4 R4 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। यहां से आप लिख सकते हैं E1 माइनस E2 और ये बाकी वैल्यूज उधर ट्रांसफर हो जाएगी तो ये भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, I2 प्लस I4 R4, ठीक है जी। इसको हम लिख सकते हैं कि ये सम ऑफ द EMF, ठीक है जी, और ये बराबर है हमारे पास सम ऑफ द वोल्टेज, ठीक है जी, चेंज इन वोल्टेज एंड चेंज इन द EMF, ठीक है। ये उसका समीशन है। या यहां पर आप देख लें तो किरचॉफ लॉ यहां से साबित हो रही है कि हमारे पास जितना भी एनर्जी का चेंज आ रहा है सर्किट में से, उसको अगर आप एड अप करेंगे तो वो हमारे पास किस चीज के बराबर आ जाएगा, वो हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगा। ये आपके पास है किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ के कुछ पॉइंट्स जो हमने सीखे, टोटल एनर्जी चेंज इन द सर्किट सम इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। समेशन ऑफ द टोटल चेंज एनर्जी, जितनी भी एनर्जी सर्किट में से चेंज हो रही होगी उसको अगर आप जमा करेंगे, उसको आप एड अप करेंगे, आखिर में उसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, वो 0 के बराबर आ जाएगा। जितनी एनर्जी गेन हुई है उतनी ही लॉस हो जाएगी, मामला बिल्कुल क्या हो जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आपने बैटरी के माइनस से प्लस टर्मिनल की तरफ जाना है, सर्किट में आप गुजर रहे होंगे, अगर आप देखते हैं तो वो हमारे पास वो वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ आएगी। और अगर हमारे पास किसी भी किस्म का रेजिस्टर सर्किट में आएगा तो उसका जो एनर्जी डिसिपेशन है हमारे पास वो नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। आपने तमाम एनर्जी की जो चेंजेस है वो सर्किट से निकाल लेनी है, उसको एड अप कर देना है और वो आपके पास बराबर हो जाएगी 0 के, ठीक है जी। तो इट्स विल बी द टोटल चेंज ऑफ द एनर्जी इनटू द सर्किट। तो एनर्जी में से जितना एनर्जी का चेंज हो रहा है सर्किट में अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, तो वो वहां से हम निकाल लेंगे, वो हमें फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। इसी के ऊपर एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक सर्किट है जिसके ऊपर हम किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करेंगे और यहाँ से इस सर्किट के अंदर बहने वाले करंट की मिकदार को फाइंड आउट करेंगे ना। मिसाल के तौर पर ये एक सर्किट हमने बनाया हुआ है, आप देख लें जरा। एक क्लोज सर्किट मेरे पास ये है और दूसरा क्लोज सर्किट मेरे पास ये है, ठीक है जी। इस पहले वाले लूप के अंदर, यानी इसको अगर मैं लूप 1 कहता हूं, ये लूप नंबर 1 है और ये लूप नंबर 2 है, ठीक है। लूप नंबर 1 के अंदर जो करंट बह रहा है उसको हमने I1 का नाम दिया, लेट अस सपोज, और यहां पर जो करंट बह रहा है वो मेरे पास है I2, ठीक है। इस पूरे सर्किट्स के अंदर
जो हमारे पास बैटरीज यूज हुई है, जो ईएमएफ यूज हुआ है उसकी भी हमने वैल्यू लगाई हुई है, जो रजिस्टर इस्तेमाल हुए हैं उसकी भी वैल्यू लगाई हुई है। ठीक है जी, यानी लेट अस सपोज यहाँ पर जो पहली बैटरी हम लगाते हैं वो 40 वोल्ट की है, दूसरी हमने लगाई है 60 वोल्ट की, तीसरी हमने लगाई है 50 वोल्ट की। ठीक है, वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये मेरे पास जो रजिस्टर इसके पास लगा हुआ है ये 10 ओम का है, ये दूसरा रजिस्टर मेरे पास 30 ओम का है और तीसरा रजिस्टर मेरे पास 15 ओम का है। लेट अस सपोज आप वैल्यूज चेंज भी कर ले अपने हिसाब से, जिस तरह आपकी मर्जी हो। ठीक है, इस पूरे लूप के अंदर दो लूप्स आपस में जोड़कर एक सर्किट बनाई हुआ है ना। ठीक है, दोनों लूप्स में से हम डिफरेंट करंट्स की वैल्यू निकालने वाले हैं कि इसमें से कितना करंट गुजर रहा है, इसमें से कितना गुजर रहा है और इस रजिस्टर में से कितना करंट पास हो रहा है। ठीक है, यहां पर 3 बैटरीज हैं, 3 उसके साथ रजिस्टर लगे हुए हैं। कम से कम एक लूप के अंदर एक रजिस्टर लाजमी होना चाहिए। ठीक है, इस तरह सर्किट डिजाइन करें कि एक लूप के अंदर एक रजिस्टर लाजमी यूज हो। बगैर रजिस्टर के आप सर्किट को डिजाइन नहीं कर सकते। ठीक है जी, क्योंकि वो तो बैटरी उसी करंट को बार बार सर्किट में से घुमाएगी। ठीक है जी, उसके एनर्जी चेंज का वहां पर कोई पता भी नहीं चलेगा और ना कोई उसका फायदा होगा। ठीक है, तो कम से कम मिनिमम 1 रजिस्टर एंड मोर देन 1 आप जितने भी चाहे रजिस्टर एक सर्किट में लगा सकते हैं। सीरीज में लगाएं, पैरेलल में लगाएं, जिस तरह आपकी भी मर्जी हो। ठीक है जी, आप देख लें मुख्तलिफ डिजाइन से हमने सर्किट को बनाया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले मैं काम करता हूं जी लूप 1 के ऊपर ना। ये मेरे पास है लूप नंबर 1, इसके लिए इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, फिर 2 के लिए फाइंड आउट करते हैं और उसको कंबाइन करके उनमें से हम डिफरेंट तीनों रेजिस्टेंस के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ द करंट को निकाल लेंगे। आप समझ जाएंगे इस चीज को। ठीक है, लेट अस सपोज बात को मुख्तसर करते हैं, यहां से हम इसको स्टार्ट लेते हैं ना। ठीक है जी, यहां से जब हम गुजरेंगे ये करंट की डायरेक्शन होगी हमारे पास। ठीक है जी, इस डायरेक्शन में करंट गुजरेगा, यहां से इस तरफ और यहां से वापस। इट इज द टोटल डायरेक्शन ऑफ द करंट ऑफ द लूप नंबर 1। ठीक है, करंट ने गुजरना शुरू किया तो सबसे पहले जो करंट के चार्जेस या करंट के फ्लो के रास्ते में जो चीज आई है वो हमारे पास E1 बैटरी है और E1 जो सोर्स ऑफ द ईएमएफ है ये पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव है। इट मींस कि ये एनर्जी का उल्टे बहाव में लगा हुआ है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टुवर्ड्स लो पोटेंशियल, और इसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा। यहां से जब करंट गुजरेगा रेजिस्टेंस R1 को पहुंचेगा तो यहां पर भी आपको पता है कि रेजिस्टेंस के अंदर भी हमारी एनर्जी का खर्च होता है, तो यहां पर भी हम माइनस का साइन लगा देंगे और हमारे पास करंट जो बह रहा है वो I1 है और रेजिस्टेंस इसका R1 है। ठीक है जी, करंट I1 इस पूरे सर्किट में से गुजरेगा। ठीक है, यहां से जब गुजरेंगे हम डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ये जंक्शन है और इस जंक्शन से जब ऊपर की तरफ ये करंट बहना शुरू कर देगा तो यहां पर ये जो रेजिस्टर लगा हुआ है इस सर्किट के अंदर, ये रेजिस्टर यूज होता है दोनों सर्किट्स के लिए। R2 जो रेजिस्टर है हमारे पास ये लूप 1 के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, यानी लूप 1 का करंट भी इसमें से गुजरेगा और लूप 2 का करंट भी इसमें से गुजरेगा। ठीक हो गया, तब जाकर हमारे पास एक क्लोज सर्किट बनेगा और सर्किट के अंदर में से करंट पास होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, अब यहां पर मसला ये है कि जब यहां पर ये करंट पहुंचेगा तो ऑलरेडी सर्किट में से करंट यहां से भी बह रहा होगा। ठीक है जी, क्योंकि यहां पर भी बैटरी लगी हुई है, यहां पर भी बैटरी लगी हुई है, तो ये भी इसमें से करंट को गुजार रहे होंगे। इसके लिए जो रूल है हमारे पास, अगर आप I1 करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर, तो आपने ये वाला करंट उसके लिए माइनस लेना है। ठीक है, और अगर आप I2 की डायरेक्शन में चल रहे होंगे तो उसके लिए I1 का करंट आपने माइनस लेना है। मैं लिख देता हूं, आप समझ जाएंगे। यहां पर हमारे पास ये, इसको अगर हम यूं लिख लेंगे तो मेरे पास ज्यादा मुनासिब रहेगा ना, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सम ऑफ द एनर्जी चेंज ना। तो यहां पर जो हमारे पास एनर्जी का चेंज आ रहा है वो हमारे पास क्या होगा जी, एक तो ये माइनस होगा और दूसरा I1 प्लस होगा और I2 में से माइनस हो रहा होगा और साथ में हमारे पास रेजिस्टर R2 होगा। यानी आप अगर नहीं समझे तो यूं देख लें कि ये मेरे पास करंट है और ये R2 रेजिस्टर है ना। ठीक है जी, इसके लिए जो करंट बनेगा वो करंट I1 माइनस I2 होगा। ठीक है जी, मैंने कहा कि अगर हम I1 की डायरेक्शन में चलेंगे तो I1 हमारे पास पॉजिटिव होगा और 2 उसमें से माइनस हो रहा होगा। इन केस हम जब दूसरे लूप में चलेंगे तो वहां पर हमारे पास I2 माइनस I1 की कंडीशन होगी। ठीक है जी, जिस भी करंट की डायरेक्शन में आप चल रहे हैं उसको पॉजिटिव लेना है, दूसरे को माइनस लेना है, अगर कहीं पर दोनों करंट्स किसी भी रेजिस्टर के अंदर कंबाइन हो रहे हैं तो। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। तो जब यहां से ऊपर ये करंट गुजरेगा तो आगे हमारे पास जो E2 बैटरी लगी हुई है, E2 बैटरी जो है हमारे पास ये 60 वोल्ट की है, लेकिन ये माइनस टू पॉजिटिव है, माइनस से प्लस की तरफ चल रहा है। इट मींस कि इसका जो
एनर्जी डिसिपेशन होगा हमारे पास वो पॉजिटिव में होगा ना, ठीक है जी। ये हमारे इस सर्किट को करंट प्रोवाइड कर रहा है और यहाँ से जाते हुए करंट यहाँ पर ये सर्किट हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। और इसका टोटल एनर्जी डिसिपेशन हमारे पास बराबर हो जाएगा 0 के, ठीक है जी। यही चीज मुश्किल है, अगर इसको आप समझ गए हैं, बाकी तो इसके अंदर सिर्फ वैल्यूज ही लगानी है ना। हमारे पास वैल्यूज पुट कर देते हैं। E1 हमारे पास कितने 40 वोल्ट का, तो माइनस 40 वोल्ट आ जाएगा, प्लस I1 हमारे पास पता नहीं है, उसी को तो हम मालूम करने जा रहे हैं, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा माइनस I1 और R1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 ओम, ठीक है जी, प्लस यहाँ पर माइनस, और चूंकि इसकी वैल्यू का भी हमें नहीं पता, ठीक है जी। और R2 हमारे पास कितना है 30 ओम, ठीक हो गया जी। और प्लस ये वाली बैटरी हमारे पास 60 वोल्ट की लगी हुई है। इट इज अ टोटल स्टोरी ऑफ द लूप 1, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा जी माइनस 40 और ये प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 10 I1 और ये हमारे पास माइनस इंटू प्लस माइनस अगेन आ जाएगा और अंदर हमारे पास आ जाएगा I1 माइनस I2 टाइम्स ऑफ 30 ना। ये 30 को मैं इस तरफ भी लिख सकता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये प्लस हमारे पास आ जाएगा 60 एंड इट इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। इस 60 में से अगर आप इस 40 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा 20, ठीक है जी। और माइनस 10 I1, ठीक है, और ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा 30 I1 और माइनस इंटू माइनस प्लस 30 I2 एंड इट इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये I1 की जितनी वैल्यू इसको आप आपस में एड अप कर सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 20 और माइनस इंटू माइनस यानी जमा हो जाएगा, टोटल डिफरेंस निकल आएगा इसका। तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 I1 और प्लस हमारे पास आ जाएगा 30 I2 एंड इट इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अगर आप इस 20 को उस तरफ लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस 40 I1 प्लस 30 I2 एंड इट इज इक्वल टू माइनस 20, ठीक हो गया। इसमें से मैं माइनस 10 को कॉमन ले सकता हूं भाई ना, माइनस 10 कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा 4 I1 माइनस 3 I2 एंड इट इज इक्वल टू माइनस 20। इसको अगर आप आपस में काट देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 I1 माइनस 3 I2 एंड इट इज इक्वल टू 0, कॉल्ड इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर 1 या जो भी नाम आप देना चाहते हैं दे लें, ठीक है जी। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इक्वेशन बनी फॉर द लूप 1। ये हमारे पास लूप 1 की कहानी है ना, लूप नंबर 1। सिमिलरली सारे टेक्निक्स, सारे रूल्स, सारे फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे ऑन द लूप 2। ये जो लूप 2 हमारे पास चल रहा है, इसके अंदर क्या कहानी चल रही है, अकॉर्डिंग टू रूल आप इसके ऊपर भी चलें जी, आपको काफी सारी कहानी जो है इंशाल्लाह यहां से वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास है लूप नंबर 2। लूप नंबर 2 में क्या कहानी चल रही है जी, यहां से अगर हम करंट को स्टार्ट लेते हैं तो ये आगे चलते हुए बी और बी में से आगे इस बैटरी में से गुजरेगा ना, ये जो हमारे पास E2 बैटरी है, ठीक है। इट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लोइंग ऑफ करंट ना, जो लूप 2 है उसकी डायरेक्शन हमारे पास ये बन रही है। तो हमारे पास सबसे पहले ये वाली बैटरी आएगी और ये प्लस से माइनस की तरफ आ रही है, तो इट मींस कि इसका जो हमारे पास सिंबल होगा वो होगा नेगेटिव ना, यानी कि नेगेटिव E2, ठीक है। और वही कहानी जो मैंने करंट I1 के लिए आपको बताई थी, वही कहानी यहाँ पर अब I2 के लिए रिपीट हो जाएगी कि जब हम इस रेजिस्टर में से गुजरेंगे तो हमारे पास एडिशन, और चूंकि रेजिस्टर है तो माइनस साइन का आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर I2 माइनस I1 होगा, ठीक है। अब आपने करंट इसको पॉजिटिव लेना है, इसको नेगेटिव लेना है, क्योंकि आप I2 की डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है जी। और साथ में हमारे पास आ जाएगा R2, ठीक हो गया जी। यहां से हम नीचे आएंगे, इस तरफ जाएंगे और ये आगे रेजिस्टर आएगा, तो ये वाला रेजिस्टर भी माइनस में आएगा। I2 हमारे पास करंट है और R3 यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टर है, यानी इस रेजिस्टर में से सिर्फ I2 करंट गुजर रहा है और इसमें से I1 करंट गुजर रहा है, और ये वाला जो है हमारे पास इसमें से दोनों करंट गुजर रहे हैं, ये मुश्तरका है, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी हमारे पास करंट माइनस हो जाएगा और आखिरी जो बैटरी हमारे पास बचती है, जो EMF सोर्स है, ये माइनस टू प्लस है, तो इट मींस कि ये पॉजिटिव में आएगा ना, E3 will be equal to 0, ठीक हो गया जी। बस ये इक्वेशन निकालनी मुश्किल थी, वो हमने निकाल दी है। अब आपने इसके अंदर वैल्यूज को पुट करना है। E2 जो है हमारे पास वो 60 वोल्ट का है, तो माइनस 60 प्लस या माइनस इंटू प्लस माइनस ही कर दे इसको, I2 माइनस I1। वहां पर आपने देखा था I1 माइनस I2 था ना, और यहाँ पर R2 हमारे पास वही है जी 30 के बराबर है, माइनस I2 तो हमें मालूम नहीं है, R3 हमारे पास है यानी कि I2 15 प्लस ये वाली बैटरी हमारे पास 50 वोल्ट की है और ये बराबर है 0 के,
ठीक हो गया जी। आप जरा इस तमाम ब्रैकेट्स को खत्म कर दें तो -60 प्लस इंटू माइनस या 30 को बाहर लिखें ताकि आपके लिए आसानी रहे। I2 माइनस I1 माइनस 15 I2 प्लस 50 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। हमारे पास आ जाएगा -60, यह आ जाएगा -30 I2 और माइनस इंटू माइनस प्लस 30 I1 माइनस 15 I2 प्लस 50 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ 50 में से हम 60 को निकाल देंगे तो हमारे पास -10 रह जाएगा और ये 30 और ये 15 आपस में अगर हम प्लस करेंगे क्योंकि दोनों माइनस है तो ये I2 रह जाएगा प्लस 30 I1 एंड इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में से अगर हम 5 को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास ये -10 उधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा -45 I2 प्लस 30 I1 एंड इट इज इक्वल टू 10। ठीक है, 5 को हम कॉमन लेंगे बाहर तो अंदर हमारे पास रह जाएगा -9 I2 प्लस 30 I1 एंड इट इज इक्वल टू 10। ठीक है, 5 10 के साथ कट जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा 30 को कॉमन लेंगे हम बाहर तो ये 6 रह जाएगा ना। 6 5s are 30 and 9 5s are 45। तो हमारे पास आ जाएगा 6 I1 माइनस 9 I2 इट इज इक्वल टू 2। ये 5 और 10 आपस में कट जाएंगे तो ये I2 सिर्फ 2 रह जाएगा। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर बी हमने इसको नाम दिया है। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और ए और बी को सॉल्व करें। सॉल्व ए एंड बी इंप्लाइज डेट हमारे पास क्या कहानी बचेगी 4I1 माइनस 3I2 इज इक्वल टू 2 और ये हमारे पास आ जाएगा 6I1 माइनस 9I2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, हमने I1 या I2 में से किसी का भी कोफिशिएंट बराबर करके उसको काट देना है। तो हमारे पास सपोज हम I1 के जो कोफिशिएंट है उसको बराबर करते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 को या ए को हम इसके कोफिशिएंट 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर वाले नीचे वाले को ऊपर वाले के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कहानी सिंपल हो जाएगी ना। बहरहाल आप इसको समझ लें कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 4I1 माइनस 3I2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 6 यानी इसका जो कोफिशिएंट है ना तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 6 3s are 18I2 माइनस 6 4s are 24I1। ठीक है, और इस इक्वेशन को यानी 6I1 माइनस 9I2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4 हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 एंड 9 4s are 36 I2 और 6 4s are 24 I1। ये पूरी कहानी सिर्फ इसलिए कर ली है कि भाई ये कोफिशिएंट आपस में क्या हो जाए बराबर हो जाए तो इसको हम काट लेंगे आसानी के साथ ना। तो ये कोफिशिएंट हमारे पास यानी एक इक्वेशन ये बन गई है, दूसरी इक्वेशन ये जब हमने इसके कोफिशिएंट को बराबर कर दिया तो हमारे पास 24 I1 माइनस 18 I2 इज इक्वल टू 12 और ये हमारे पास है 24 I1 माइनस 36 I2 इज इक्वल टू 8। आप माइनस कर दे इक्वेशन को माइनस, ये साइन चेंज हो जाएगा इसका, ये भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास ये प्लस 36 है और माइनस 18 है ना तो हमारे पास 18 रह जाएगा I2 इज इक्वल टू ये 12 में से 8 जाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा 4। ठीक है, I2 हमारे पास बराबर हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 18। I2 हमारे पास बराबर हो जाएगा, आप इसको काट देंगे तो ये 2 डिवाइड बाय 9 रह जाएगा। ठीक है जी, और 2 डिवाइड बाय 9 को अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये कहानी बचेगी 0.22 एम्पियर। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर एक बात हमें समझ आ गई है कि I2 करंट जो है ये इस रेजिस्टर में से गुजर रहा है ना। ठीक है, तो इस रेजिस्टर में से जितना करंट गुजर रहा है उसकी मिकदार है हमारे पास 0.22 एम्पियर। ठीक हो गया। अब हमने इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हुए I1 की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास किसी भी इक्वेशन में यानी मिसाल के तौर पर ये इक्वेशन नंबर 1 है ना तो इसके अंदर मैं I2 की वैल्यू पुट कर देता हूं तो I1 की वैल्यू डायरेक्ट निकल आएगी ना। पुट इन इक्वेशन ए, इसके वजह से इस खाली जगह में लिख देते हैं पुट इन इक्वेशन ए। ठीक है जी, इक्वेशन नंबर ए हमारे पास क्या है 4I1 माइनस 3I2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, I2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 4I1 माइनस 3 इंटू 2/9
एंड इट इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमारे पास 4i1 माइनस 3 2 जार 6/9 इज इक्वल टू 2। ठीक है जी, और इसी को अगर हम उधर शिफ्ट करेंगे ये हमारे पास प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 4i1 इज इक्वल टू 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 9। ठीक है, मजीद आप इसको मुख्तसर भी कर सकते हैं, 9 इसमें से हम कॉमन लेंगे, 18 प्लस 6। ठीक है जी, ये 4i1 हो जाएगा, और इसको अगर हम जमा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 24 डिवाइड बाई 9। ठीक है, मजीद मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, आप देख लें। ठीक है जी, हमारे पास ये आ जाएगा 4, सवाल थोड़ा सा लंबा है इसलिए वजह से, डिवाइड बाई 9। ठीक है, ये 4 मल्टीप्लाई और उधर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा ना, i1 इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 9। ठीक है, अगर हम इसको आपस में काटेंगे तो ये 6 4 जार 24 हो जाएगा, यानी 6/4 हो जाएगा, और 6 आपके पास आ जाएगा 3 2 जार 6 एंड 3 3 जार 9। तो आपके पास इसका जवाब आ जाएगा i1 इज इक्वल टू 2/3, और ये i1 हमारे पास बराबर हो जाएगा 0.66 एम्पियर। ठीक है जी, तो इस रजिस्टर में से जो करंट गुजर रहा है डियर स्टूडेंट्स, उसकी मिकदार हमारे पास कितनी है, 0.66 एम्पियर। ठीक है जी, इसका मतलब है कि ये रेजिस्टेंस चूंकि इसकी कम है तो उसमें से ज्यादा करंट गुजर रहा है, इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसमें से कम करंट जो है वो यहां पर से पास हो रहा है। ठीक है जी, अब रही बात इस रेजिस्टर की, तो इस रेजिस्टर के अंदर से अगर हम i1 की डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है जी, इन द डायरेक्शन ऑफ i1, तो हमारे पास आ जाएगा i1 माइनस i2। ठीक है, तो i1 माइनस i2 हमारे पास, i1 जो है वो है 0.66 और माइनस ये हमारे पास है 0.22, तो ये कहानी आ जाएगी 0.44। अगर आप यहां से चल रहे हैं तो इसमें से 0.44 एम्पियर का करंट इस रेजिस्टर में से भी गुजर रहा होगा। ठीक है, उम्मीद है आप इतनी लंबी चौड़ी कहानी को समझ गए होंगे। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ये आप खुद एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे, देख लेंगे इसको, तो आपको इंशाल्लाह इसकी मजीद समझ आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स। ये हमारे पास किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया है ताकि आपको मजीद सर्किट की समझ आए कि सर्किट के अंदर से करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, ठीक है जी, ईएमएफ, ये कैसे काउंट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, या कैसे वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो इस तरीके से हमने फाइंड आउट किया करंट थ्रू द R1, R2 एंड R3। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। समझ नहीं आई, कोई सवाल जहन में है तो वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मुझे अपने दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट्स बॉक्स में अपने प्यारे से स्वीट से कमेंट का भी इजहार कीजिएगा। और मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।